हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है बेटा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और आई थिंक बेटा कि ये एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के क्लास 11th में चैप्टर 7 वाला प्लेस ये होल्ड करता है। और मैथमेटिक्स में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। वैसे तो सारे के सारे चैप्टर्स का ही उपयोग है, जनरली ऐसी बातें होती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इसका उपयोग आप दिन प्रतिदिन के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आप जस्ट सपोज स्कूल में हैं और स्कूल में नहीं, जब बच्चों को कहा जाता है गो इन द फील्ड, असेंबली का टाइम हो रहा है, तो क्या होता है बेटा उस समय होता है कि सारे बच्चे असेंबली में जाते हैं और सब अपना ग्रुप बना बना के बतिया रहे होते हैं आपस में सब। तो ये जो अलग अलग तरह से सब आपस में अपने को क्या करके रखे हैं बेटा, कंबाइन करके रखे, कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं। तो उस पर ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है हम लोग को, कॉम्बिनेशन शब्द पे। अभी मुझे बताएं कि सबका अपना अपना ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि 4 लोग हैं तो वो एक साथ बात कर रहे हैं, वो 4 लोग हैं तो अलग बात कर रहे हैं। तो ये 4 लोग ग्रुप कैसे है? क्योंकि वो सारे के सारे एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं, इस वजह से सब साथ में हैं। और जो फ्रेंड नहीं मानते हैं वो दूसरे के साथ में हैं, दूसरे के फ्रेंड हैं। तो ये अलग अलग आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे कॉम्बिनेशन बन के रहता है। तभी वहाँ पे असेंबली में टीचर्स आते हैं और कहते हैं बी अटेंशन और सब कोई क्यू में लग जाओ। तो जब ऐसा होता है बेटा, तो उस समय अब वो कि कौन सा दोस्त किसके पास खड़ा रहेगा, ऐसा सिस्टम खत्म हो जाता है। ये सीन क्या हो बेटा, खत्म हो जाता है। और क्यू में सब बोलते हैं टीचर हाइट वाइज खड़े हो जाओ। भाई फ्रेंड सर्कल में किसी की हाइट बड़ी, किसी की हाइट छोटी। तो इस वजह से जब लाइन में खड़े होते हैं, जब बच्चे खड़े होते हैं तो बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज खड़े होंगे, अरेंज होंगे अच्छे से। और जब अरेंज होंगे तो एकदम अपने आप वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अगर हाइट में डिफरेंस होगा उनके तो एकदम बिना कहे हुए दूर दूर हो जाएंगे। और जब दूर दूर हो गए तो बेटा ये हुआ एक कंडीशन। तो आप असेंबली में देख लो बेटा, 2 कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो गए। पहला, जब कुछ बच्चे अपने सेम टाइप के ग्रुप में एक तरफ बात कर रहे थे, अपने टाइप के ग्रुप में, तो वो था बेटा कॉम्बिनेशन था ना, क्योंकि वो उनका अपना पर्सनल ग्रुप था। मतलब उन्होंने सिलेक्शन हो रखा है उसमें सारे दोस्त सिलेक्टेड हैं। सब जानते हैं दूसरे को कि भाई तुम मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। लेकिन जो ही टीचर आके बोलते हैं कि बेटा क्यू में लगना है, तो वहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल काम नहीं करता है, ना ही आपका फ्रेंडशिप मैटर करता है। वहाँ पे मैटर करता है अरेंजमेंट। बस यहीं से बेटा निकल के हमारे सामने आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्या हम बात करते हैं अरेंजमेंट। जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा परमुटेशन। और जब हम सिलेक्शन करते हैं या कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वही मैंने एग्जाम्पल बताया कि जब टीचर ने आपको बोला कि बेटा सब कोई क्यू में खड़े हो जाएं, असेंबली शुरुआत होगी, तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि अरेंजमेंट हो जाओ, आपस में अरेंज हो जाओ। कैसे? तो भाई जनरली स्कूलों में तुम्हारे जो अरेंजमेंट होती है, क्योंकि वो हाइट वाइज होती है, तो जो सबसे छोटे हैं वो आगे आएंगे और जो उससे बड़े होते जाएंगे वो धीरे 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 पीछे चले जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, तो ये सीन होता है, इसको कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट। ओके, वैसे ही जैसे कि अगर मान के चलो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों का रिजल्ट आया, तो 50 बच्चों में 50 का लिस्ट होगी, एक 50 बच्चों की लिस्ट होगी, जिस लिस्ट में बिल्कुल अरेंजमेंटली ऐसा लिखा होगा कि जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो नंबर 1 पे होगा, जिसके नंबर थोड़े से कम होंगे नंबर 2 पे, उससे कम नंबर 3 पे, और ऐसे करते करते सबसे आखिरी में वही होगा जिसका सबसे ज़्यादा कम नंबर होगा। परफेक्ट है। तो बेटा ये है अरेंजमेंट। ठीक है, वैसे ही सिलेक्शन की बात करो तो जब वो लिस्ट आती है तो उसमें बोलते हैं क्लास टॉपर। तो क्लास टॉपर तो भाई एक ही है, भाई क्लास टॉपर तो एक ही है। अब बोले अगर क्लास में टॉपर थ्री टॉपर्स यानी टॉप 3, तो टॉपर्स 3 में क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट पोजीशन,
सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। भाई क्लास में तो यही तीनों टॉपर हैं अगर टॉप 3 की बात करो तो, और केवल टॉपर की बात करो तो बस एक टॉपर है। तो ये है बेटा कॉम्बिनेशन, ये बेटा सिलेक्शन। क्या है? ये सिलेक्ट के लिए हम लोगों ने, भाई लड़के तो पूरे क्लास में 50 थे लेकिन हमने बस निकाले एक। क्यों? क्योंकि हमने चाहिए थे टॉपर, यानी हमने सिलेक्ट करा यहाँ पे। समझ गए? इसी तरीके से अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेबल हैं आप लोग तो हम लोग क्रिकेट की भाषा में चर्चा करें तो मान के चलो कि बेटा कोई प्लेयर है जो नहीं खेल रहा है बढ़िया। जैसे मान लो कोई विकेट कीपर है, वो बढ़िया नहीं खेल रहा है, मतलब बढ़िया प्ले, मतलब कि बैट से बढ़िया नहीं खेल रहा है। जब बैट से बढ़िया नहीं खेल रहा है, मान लो कि डगआउट में भाई 15 मेंबर का स्क्वाड होता है, उसमें से देखा जाए कि कोई और विकेट कीपर है जो इससे बढ़िया खेलेगा तो इसको हटा के उसको लगा देंगे। तो बेटा इसको भी कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है? क्या हुआ कि सीधा इसको हटाया और उसको सिलेक्ट करके रख दिया, ये भी सिलेक्शन होता है, ये भी कॉम्बिनेशन का ही सीन होता है। तो ये था बेटा हमारे सामने रिक्वायर्ड अरेंजमेंट और सिलेक्शन, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये थे बेटा इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को चर्चा करें हम लोग, तो ये था आपका परमुटेशन और ये था कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट में होती है लिस्ट बनती है, लिस्ट मतलब कि एक अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल सीक्वेंस में होती है, सीरीज में होती है अरेंजमेंट। तो परमुटेशन हो जाता है। सिलेक्शन जब करते हैं तो ग्रुप वाइज सिलेक्शन करते हैं। जैसे आप लोग क्लास में अपना अपना ग्रुप बना के, असेंबली में ग्रुप बना के साइड में अपना अपना 3-5 बतिया रहे होते हैं कि प्लान आज करनी है वैसन, आज वैसन कर देनी है, मजा आ गया। वैसे ही लड़कियां आज अलग तरफ से कोने में सिलेक्शन बना रही हैं, उसमें अरे बढ़िया नील पर किए हो, हाँ बढ़िया नील पर किए। तो मतलब उन लोग का जो सीन है कुछ भी हो सकता है, जनरली यही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने चर्चा करी। तो वो वाले गर्ल्स सेक्शन का अलग सीन होता है, बॉयज सेक्शन का अलग सीन होता है, दोनों लोग का अलग से सीन होता है, पर ग्रुपिंग होती है। बिना ग्रुप के वो कोई ऐसे नहीं कि कोई ऐसे अनजान दीवाना जैसे खड़ा हुआ है सामने, सिंपल कोई इसके यहाँ पूछ नहीं रहा है, उसका भी ग्रुप होगा। ठीक है बेटा? कोई जनरली खाली नहीं रहता है, बहुत बहुत रेयर केस आता है, बहुत रेयर केस, यानी 100% में 0.1% ऐसा केस होता है। जैसे डिटॉल में होता है ना बेटा, एक 0.1% कीटाणु बच जाते हैं, वैसे ही वही 0.1% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई सर्कल नहीं बन पाता है, तो वो एक्सेप्शनल बात है। ठीक है? नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पे भी मैंने मेंशन करे हैं, कुछ एग्जांपल मैंने आपको अभी लाइव बताए हैं। पहला है पिकिंग कलर्स। पिकिंग कलर्स का मतलब अगर हम एक कलर चार्ट की बात करें तो भाई कलर चार्ट की एक लिस्ट होती है, ऐसे एक लिस्ट होती है जिसमें वेरियस ऐसे ऐसे कलर अरेंज होते हैं, और मतलब कि वो बिल्कुल बिल्कुल अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब कि बिल्कुल सीरीज में लिखे होते हैं कि फलाने के बाद ठिकाने आएगा, उसके बाद ये। अगर एक शॉर्ट टर्म में बात करूँ तो विबग्योर शब्द का नाम आपने सुना होगा बेटा। ठीक है? विबग्योर शब्द का नाम सुना होगा आपने। तो ये एक अरेंजमेंट है। ठीक है? ये अरेंजमेंट है। अब हमने क्या करना है, बोलेगा इस सीरीज में बोलेगा कि परमुटेशन निकालो फेवरेट 2 कलर्स। तो जब भी परमुटेशन की बात की जाएगी तो हमको लगातार कोई 2 कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बोलेगा 2 फेवरेट कलर, तो लगातार कोई या तो वायलेट इंडियो कर लो, या तो ब्लू ग्रीन कर लो, या तो ग्रीन येलो कर लो, या तो येलो ऑरेंज कर लो, या ऑरेंज रेड कर लो। इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, इस तरीके से हम लोग परमुटेशन निकालते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन बोले कि सिलेक्ट योर 2 फेवरेट कलर, तो आप यहाँ से भी कलर निकाल सकते हो और यहाँ से भी कलर निकाल सकते हो, यानी कि स्पेस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमुटेशन में क्या होता है बेटा, हमें बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली निकालना पड़ता है, मतलब एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि आज हमने निकाला और फिर 2-3 कदम दूर जाके फिर हमने निकाल दिया, वो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, परमुटेशन नहीं कहते हैं। ठीक है? तो परमुटेशन मतलब अल्टीमेटली आपने क्या समझा बेटा? तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा साइमल्टेनियसली अरेंजमेंट, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे अरेंजमेंट होता है। और सिलेक्शन का मतलब कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई साइमल्टेनियसली ऑप्शन नहीं है। आज आप 56 भोग रखे हुए हैं, आप कोई भी भोग खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है बेटा सिलेक्शन, जब हम सिलेक्ट करके खाएं। और परमुटेशन का मतलब कि घर घर में बन चुका है, अब आपको खाना आवश्यक है, नहीं खाओगे तो लात खाओगे, मतलब कुछ ना कुछ तो खाओगे बेटा, पेट तो भरने वाला है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है? तो ये वाली बातें हैं बेटा पिकिंग कलर्स में। ऐसे ही अरेंजिंग पीपल, डिजिट्स, नंबर्स, इस तरह के भी हम लोग अरेंजमेंट कर, जैसे बोलेगा 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो, तो उसको गिनती को क्या बोलेंगे बेटा? बेटा उसको बोलेंगे हम लोग परमुटेशन। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे अरेंजमेंट हैं बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे ही लोगों को बोलेंगे कि स्टूडेंट्स को बोलेंगे असेंबली में,
भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाओ तो वो भी है आपका परमुटेशन। तो इसी तरह के बहुत सारे परमुटेशन के और भी एग्जाम्पल आप अपने डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था मैटर। उसके बाद अब इस पे जब हो गया सीन सारे कंप्लीटेड एग्जाम्पल्स भी, और मैंने लगा कि आपने समझ में आ गया ये चीज़ कि क्या है ये, तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा फॉर्मूला की। अब भाई आप क्वेश्चन समझे, हमने परमुटेशन समझा, कॉम्बिनेशन समझा, तो फॉर्मूला भी समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो फॉर्मूले में चर्चा करते हैं हम लोग कि सबसे पहले अरेंजमेंट का क्या फॉर्मूला है बेटा। तो परमुटेशन के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका NPR। ये P पर परमुटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो NPR, और इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो बेटा आप ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल देख के आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल को क्या वहाँ बातें चल रही है। बेटा इसको फैक्टोरियल कहते हैं मैथ की भाषा में, ठीक है। इस पे हम लोग अभी चर्चा करी जाएगी जब हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसका कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा आपका परमुटेशन का फॉर्मूला, जिससे आप परमुटेशन n और r की वैल्यू अगर प्रोवाइडेड होगी तो आप परमुटेशन की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, दर्द के, परेशानी के, ठीक है। नेक्स्ट उसके बात करें तो सिलेक्शन में हम बात करें बेटा तो ये हो जाता है NCR, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वहाँ पे होता है बेटा सेम फॉर्मूला हो जाता है इसी की तरह, ठीक है, सेम फॉर्मूला, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन होता है बेटा कॉम्बिनेशन में, इसमें r फैक्टोरियल अलग से साथ में इंक्लूड हो जाता है डिनोमिनेटर में, और इससे वजह से ये NCR बन जाता है। तो बेटा ये दो कॉमनली फॉर्मूले थे जो कि इससे रिलेटेड हैं, एक परमुटेशन से और एक कॉम्बिनेशन से, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। जनरली इन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं बेटा जब हम लोग रिपीटेड वर्ड की बात ना करें, मतलब एक ही वर्ड बार बार रिपीट नहीं हो रही हो। जब एक ही बार 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 रिपीट हो रही है इसका मतलब हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नॉर्मल तरीके अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने बेटा एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने, यहाँ पे हम इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर ये सिंग क्या है, और साथ में एक आधा और एग्जाम्पल दिया जाएगा बेटा जो कि NCERT से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्या पता पूछे जाएं आप लोग के पेपर में, ओके। चलिए तो चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला हो गया क्लियर। फॉर्मूला ये दो फॉर्मूला है, आप इसको ब्रेन में एकदम सेट कर लेंगे, कोई इसको तकलीफ नहीं बेटा, एकदम सेट कर लेंगे, जबरा सेट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो हम हैं, अब हम हैं तो क्या गम है। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा फैक्टोरियल की। अब फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको समझाऊं बेटा तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, मिटा दूंगा तो हम लोग समझेंगे अच्छे से इसको। तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला हो ही गया, अब हमको फैक्टोरियल बताना है आपको। तो फैक्टोरियल देखेंगे बेटा, सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा फैक्टर। क्या होता है, फैक्टर। तो किसी भी नंबर्स का जब हम फैक्टर निकालते हैं उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके क्या है बेटा, वो है, एक है आपका बेटा, एक ये तरीका है ऐसे फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक फैक्टोरियल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर 5 फैक्टर लिखना है तो बेटा आप ऐसे 5 फैक्टर लिख सकते हैं, या तो ऐसे 5 फैक्टोरियल, दोनों का दोनों सही है, दोनों का मतलब बेटा फैक्टोरियल ही होता है। तो कभी कभी ऐसे सिंबल का प्रयोग कर देता है, और NCERT में जनरली इसी सिंबल का प्रयोग करता है। आप इस सिंबल को साइड बुक में देख सकते हो, या तो आप RD शर्मा अगर लगा रहे हो तो बेटा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थे बेटा सिंबल्स क्या कहते हैं, सॉरी, फैक्टोरियल्स के रिप्रेजेंटेशन के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, मान चलो बेटा 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये बोलता है ना फैक्टर, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यही बात है बेटा, सिंपल। अगर आपके सामने कभी भी किसी भी तरीके का फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो आप सिंपल ऐसे रिवॉल्व सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वो आएगा बेटा, ठीक है, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो मेन जितने भी क्वेश्चनेबल पार्ट है बेटा उसके अंदर फैक्टोरियल का उपयोग हुआ है, इस वजह से इसको जानना जरूरी है।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका है 5 चौक 20 3 60 दूना 120, यानी बेटा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई 120 हो गई। वैसे ही अगर आपको बोल दे कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल सॉल्व करो, तो 5 फैक्टोरियल से बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना बेटा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका आंसर 20। अब कहेंगे सर ये कैसे कट गया, हम तो आपने बोला कि ऐसे ओपन करना है। मैं क्या बेटा वैसे भी आप ओपन कर सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे, नीचे भी 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखोगे और 3 टू 1 3 टू 1 से कट जाएगा। तो आप पहले ही 3 फैक्टोरियल कटा दो, मौके पे थोड़ा समय बचाएंगे, आपका समय बचेगा तो आप ही के लिए उपयोगी है एग्जाम्स के टाइम में। ठीक है बेटा, तो ये था आपका जो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ऐसे ही आप डिवाइड है वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेम है। मल्टीप्लाई वाले केस में भी आप अपना फैक्टोरियल ओपन करो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर, कोई गल नहीं बेटा इसमें। ठीक है, तो ये था बेटा फैक्टोरियल का सीन। अब फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है उसे भी आप दिमाग में रखेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एकदम फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे लिख लो बेटा, एक 8 फैक्टोरियल लिख लो, एक 12 फैक्टोरियल लिख लो, एक 16 फैक्टोरियल लिख लो। अब तीनों का वैल्यू निकाल लो, निकाल के देख लो, आंसर मैचिंग कर रहा है तो बढ़िया, नहीं कर रहा है तो फिर से ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि नहीं कैलकुलेशन नहीं बढ़िया होगा तो फिर प्रॉब्लम बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत गर्दा वाले कैलकुलेशन करने हैं, बहुत हार्ड वाले कैलकुलेशन करने हैं, मतलब इतने भी हार्ड नहीं है, लेकिन अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा बेटा, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो। अब मैथमेटिक्स पढ़ के कहेंगे कि मल्टीप्लाई क्यों करे, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हमारा फैक्टोरियल पार्ट भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, यानी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। इसमें क्या होता है, तो इसमें बोलता है ना कि अगर किसी टर्म को, किसी अरेंजमेंट को, किसी भी सीरीज को अगर हम m तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m वे से लिख सकते हैं। कितने वे से बेटा, m वे से उसको अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन की बात हो रही है, अगर m वे से अरेंज कर सकते हैं और किसी और को हम n वेज से अरेंज कर सकते हैं, मैंने किसी को m वेज से और किसी को n वेज से, तो उनका कंबाइन क्या हो बेटा, तो प्रिंसिपल काउंटिंग जो सीन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, ये बेटा ये हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। तो उसमें जाएगा बेटा m इंटू n, ये फॉर्मूला बेटा आप लगा सकते हो और लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस पे एक सिंपल क्वेश्चन बनता है बेटा जो एनसीईआरटी का है, बोलेगा कि 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, आपको 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है और आपके सामने है क्या, 0 1 2 3 4 5। अब ये नंबर हैं, अब आपको 3 डिजिट नंबर प्लेस करने हैं। तो 3 डिजिट नंबर जब प्लेस करने हैं बेटा, ठीक है, तो गौर करेंगे, और इसमें ये नंबर रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर रिपीटेड हो सकते हैं। तो जब हो सकते हैं तो कोई नहीं, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में आपने क्या 1 2 3 4 5 6, पहले वाले बॉक्स में आप 6 तरीके से, ठीक है, आप 6 तरीके से इस नंबर को क्या कर सकते हैं बेटा, अरेंज कर सकते हो। यानी पहला वाला आ गया 6 तरीके। ठीक है, दूसरे वाले में भी बेटा आप 6 तरीके से ही कर सकते हो, पर तीसरे वाले में आप 6 तरीके से नहीं कर सकते। कितने तरीके से करोगे, 5 तरीकों से। क्यों, क्योंकि 0 को अगर हमने पहले लिख दिया तो अब वो 3 डिजिट नहीं रह जाएगा बेटा, वो कितने डिजिट रह जाएगा, वो खाली डबल डिजिट रह जाएगा। तो एक केस में डबल डिजिट रह जाएगा, तो 0 को हटा दिया तो टोटल 5 तरीके से बेटा हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 का 36 और 36 5 180, यानी बेटा 180 तरीके से हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 180 तरीके के वैल्यू 3 डिजिट निकल के आएंगे। ओके, तो ये था बेटा एक क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के बेसिस पे था, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है बेटा कि आपको अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी दिमाग में कि आखिर ये हो क्या रहा है, अपने को तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम फिर इसके ऊपर एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ आते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो इसे मिटा देता हूं मैं। बेटा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि फाइंड 5 डिजिट
टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर निकालना है हुज स्टार्टिंग विथ 67, वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए बेटा नंबर, ठीक है। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हो और वो 67 से ही स्टार्ट हो, यानी 67 से स्टार्ट हो, ओके, विथ 67, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है बेटा, बिना रिपीट किए हुए, यानी कि अब वो नंबर रिपीट नहीं हुआ, यानी एक नंबर अगर एक बार यूज हो गया तो दोबारा उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, यानी विदाउट रिपीटेशन हो गया, ठीक। विदाउट रिपीटेशन, अब विच इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा ये थे नंबर आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, यानी एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बताओ जो कि स्टार्ट हो रहा है 67 से, 67 से स्टार्ट हो रहा है और एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो बाकी इनका प्रयोग करते हुए कितने तरीके से हम उस नंबर को निकाल सकते हैं, यानी हाउ मेनी वेज फाइंड डिजिट, फाइंड 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, और वेज भी पता करने बेटा, ठीक है, तरीके पता करने कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगेगा, अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूं बेटा, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 5 डिजिट ऐसे नंबर लिख लेंगे। लिख दिया 5 डिजिट नंबर बेटा, एकदम ध्यान से एकदम फोकस करके बेटा देखो, ठीक है। चलो उसके बाद पता है कि पहला 2 डिजिट क्या है, 6 और 7, तो पुट कर दो 6 और 7, यानी 6 और 7 कहने का मतलब है बेटा कि यहाँ पे केवल ये 1 वे है, बस एक वेज ये है और एक वेज ये है, यानी कहने का मतलब कि केवल एक तरीके से हम बस लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है ना, 6 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते और 7 के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते, यानी पहले 2 पोजीशन को मेंटेन करने के लिए केवल 2 तरीके हैं, एक तरीका 6 भरने का, एक तरीका 7 भरने का, क्योंकि इसके जगह पे कोई और नंबर का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। जब हमने 6-7 का प्रयोग किया बेटा तो 6-7 ये थे आपस में और ये क्या हो जाएंगे बेटा, हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, यानी रिपीट नहीं करना है, एक नंबर आ गया रिपीटेशन बंद, ओके। चलो उसके बाद देखते हैं बेटा, उसके बाद है कि यहां से पकड़ते हैं, तो 2 4 6 8 बचा है, यानी इस वाले डिजिट को हम 8 तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, भर सकते हैं, यानी हम लोग इन 8 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा इस वाले पोजीशन पे, तो जब 8वां हो गया, यानी कि इनमें से अगर किसी भी एक का 8 में से प्रयोग कर दिया तो उसका दोबारा नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितने तरीके से पुट करेंगे बेटा, 7 तरीके से, ठीक। और जब 7 तो पुट गया तो वो पुट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कितने तरीके से रखेंगे बेटा, 6 तरीके से, समझे। यानी जिन नंबरों का हम उपयोग करते रहेंगे उन नंबरों को अगले टर्म में क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, हम उनको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये तरीके हैं बेटा अरेंजमेंट के, इतने तरीके से हम 5 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं। तो आओ निकालते हैं, तो 8 × 7 × 6 × 1 × 1, ठीक है, ये 1 1 1। अब कितना है बेटा, आज 56 गुणे 6, छछड़ा का 36, 3 6 5 30 3 33, यानी 336 ठे वे बनेंगे बेटा, 336 वे या फिर टेलीफोन नंबर, यानी 336 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया बेटा। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का उपयोग, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ खास खतरनाक नहीं था बेटा, ठीक है। बशर्ते एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बने, कॉन्सेप्ट दिमाग में बनेगा तो आप कर पाओगे, नहीं बनेगा तो ही बेटा यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये वाला इन डायरेक्शन वाला, या सॉरी इन डिक्शनरी वाला ले लेते हैं।
लिख लिया बेटा, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलो, उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया बेटा, मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे है कि एक डिक्शनरी में एक परमुटेशन निकालना है। ऑल द परमुटेशन ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज इन ऑर्डर, कि अगेन के सारे वर्ड के नंबर क्या है बेटा, अरेंज हैं। ध्यान देना, क्या है, अरेंज हैं। अगेन व्हाट इज द 49th वर्ड, यानी कि 49वां वर्ड क्या होगा बेटा, व्हाट इज द 49th वर्ड। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, है कि नहीं। 5 फैक्टोरियल से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ए 2 बार है, गौर करना बेटा, ए 2 बार है, तो हम इसको 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब कहोगे सर क्यों, क्योंकि रिपीटेड वर्ड को हमको 2 बार नहीं काउंट करना होता है, रिपीटेड वर्ड को हमको बस एक ही बार काउंट करना होता है, ठीक है। तो आप 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कर देंगे, तो रिपीटेड वर्ड एक ही बार काउंट होगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हो जाएगा आपका 5 चौक 20 तियां 60, यानी टोटल 60 तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगेन को लिख सकते हैं। यानी अगेन को लिख सकते हैं मतलब कि इस डिक्शनरी में अगेन का जो परमुटेशन अरेंजमेंट है वो 60 तरीके से लिखा हुआ है, 60 गो वर्ड है टोटल, उससे अधिक नहीं है। और हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे 49वां पूछ रहा है। 49वां निकालते हैं हम लोग, आओ। डिक्शनरी में सबसे पहले इस लेटर में ए आएगा, डिक्शनरी में तो ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, ए आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद आई आता है, और उसके बाद एन आता है बेटा। तो जब हम इनका वेज निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज में से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, और हमको बेटा 49वां पता करना है, तो सबसे पहले ए को जब फिक्स किया जाता है तो उस समय हमारे सामने बचे कितने, 4 लेटर। तो हम इनको 4 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं बेटा, इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये बनता है आपका 24 वेज, यानी 24 नंबर, यानी कि ए की मदद से हम 24 तरीके से उस नंबर को क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बनता है 4 फैक्टर, क्योंकि 1 2 3 4 थे लेटर हैं, उनको 4 फैक्टर हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम जी की बात करते हैं बेटा, तो जब जी को हम फिक्स करते हैं तो ए डबल हो जाता है, यानी डबल ए रिपीट हो जाता है। और जब डबल ए रिपीट होगा बेटा, जब डबल ए रिपीट होगा तो क्या होगा, डबल ए रिपीट होगा तो उस केस में आपका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ये आपको क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, और उसमें ए 2 बार आ रहा है। गौर करना बेटा, इसमें ये 4 रिपीट कर रहे थे और ए एक ही बार आ रहा था, इस वजह से हमने सिंपल 4 फैक्टोरियल लिया। और गेन में इस वाले केस में बेटा 4 फैक्टोरियल तो हैं, पर इसमें ए 2 बार है, इसलिए 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। वैसे ही सेम हमने बेटा यहाँ पे किया तो कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो जाएगा बेटा आपका 12 वेज, और नीचे हो जाएगा बेटा आपका 12 वेज। और गौर करेंगे जब हम, तो टोटल इनको जोड़ा गया बेटा, तो आया टोटल कितने, 48 वेज, यानी 48 को टर्म निकाल दिया हमने, जिसमें सबसे पहले ए का अल्फाबेट का होगा बेटा नंबर, दूसरे में जी के अल्फाबेट के नंबर होंगे, और तीसरे में आई के अल्फाबेट के नंबर होंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो टोटल 48 वर्ड मिल गए हमको, 48 वर्ड यानी 48 वेज, यानी 48 वर्ड्स मिल गए बेटा, ठीक है। अब 49वां वर्ड क्या है, तो 49वां वर्ड में सबसे पहले कौन आता है बेटा, एन आएगा, और एन में बिल्कुल ये अरेंजमेंट होगा, यानी हमको 49वां वर्ड मिल गया बेटा, ये है आपका 49वां वर्ड। यानी एन का जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, यानी एन लेटर की जब हम लोग बेटा वेज निकालने के तरीके खोजेंगे, तो एन लेटर का सबसे पहला वर्ड ही जो होगा वो होगा बेटा हमारा 49th वे वाला, ठीक है। 49वां बेटा हमको वहीं मिल जाएगा, और क्वेश्चन में भी हमको व्हाट इज द 49th वर्ड ही हमसे पूछा है बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा डिक्शनरी में लेटर अरेंज्ड अगेन के तरीके, कैसे हम 48वां 49वां या 50वां शब्द में निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपसे 49वां बोलेगा तो समझ लो कि 48 तक तो निकलता होगा, एक और आगे बढ़ाने पे भी निकलता है बेटा। तो इस तरह के सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस आपसे पेपर में, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इजी है पर इम्पोर्टेंट है, पेपर के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कैसे हमने इसको इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप भी एग्जाम्स में इसको लिख सकते हो और लिख देना बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट तौर पे आखिरी में, हेंस द 49th वर्ड इन द परमुटेशन इज नागी, NAAGI। ठीक है, और बेटा ये हो गया। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, तो फिर बेटा हम उसको सॉल्व करें। वैसे तो हमें लग नहीं रहा है कि बेटा कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरा उम्मीद है बेटा। एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसको मैं सही कर देता हूं, लेकिन उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बेटा ए के बाद ए आएगा फिर जी आएगा। ठीक है, तो ये वाला केस था। अब इससे इधर करो चाहे इधर करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और ये लेटर जो फिक्सेस हैं बेटा, ठीक है, ये फिक्सेस लेटर हैं। ठीक है, ये लेटर चेंज नहीं हो सकता, चेंज हमेशा इसके बाद वाला लेटर होगा। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा तरीका आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, और ये था कुछ बेसिक रूल्स जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ नियम आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपल उसमें वैल्यू रखो और फैक्टराइज करो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके ये चैप्टर हो गया समाप्त। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया बेटा क्लियर। अब इसमें बचते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम लोग बेटा देखा जाएगा और आपको उसके सामने पेश किया जाएगा। चलते बेटा, जय हिंद, मिलेंगे अगले फिजिक्स के टॉपिक में। ठीक है, चलते हैं।